हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंतर्गत यूनिट 4, जिसमें हम लिथोग्राफी के बारे में देख रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये थर्ड यूनिट में भी आता है और फोर्थ यूनिट में भी आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये हमारा विभिन्न माध्यम जो छापा कला की तकनीक है उसमें तीसरे यूनिट जो प्रमुख है उसमें लिथोग्राफी के अंदर आता है। अब लिथोग्राफी को हम देखते हैं कि लिथोग्राफी क्या है। लिथोग्राफी जो है ये प्राचीन ग्रीक शब्द, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, से लिथोस पत्थर और ग्राफो लिखने के लिए मुद्रण की योजनाबद्ध विधि है, जो मूल रूप से तेल और पानी की अमिश्रणीयता पर आधारित है। यानी कि जो तेल और पानी का भी एक नहीं हो सकते, इसी तकनीक पर ये जो लिथोग्राफी ये आधारित है। छपाई पत्थर, अब इसमें एक छपाई पत्थर लिया जाता है, लिथोग्राफिक चूना पत्थर, यानी कि जो छपाई पत्थर है वो चूना पत्थर कहलाता है, जिसकी हम लिथोग्राफी प्रक्रिया करते हैं, या चिकनी सतह वाली धातु की प्लेट से की जाती है। यानी कि जो लिथोग्राफी प्रक्रिया है वो छपाई पत्थर या चिकनी सतह वाली धातु की प्लेट से की जाती है। इसका आविष्कार 1796 में जर्मन लेखक और अभिनेता एलोइस सेनफेल्ड द्वारा किया गया था, और शुरुआत में इसका उपयोग ज़्यादातर संगीत स्कोर और मानचित्रों के लिए किया जाता था। यानी कि जब हम संगीत म्यूज़िक करते हैं तो उसमें हम स्कोर काउंटिंग करते हैं, उसके लिए किया जा रहा था, और मानचित्र का चित्र बनाने के लिए किया जाता था। लिथोग्राफी का उपयोग पाठ या छवियों को कागज़ या अन्य उपयोगित सामग्री पर मुद्रित करने के लिए किया जा सकता है। लिथोग्राफी द्वारा मुद्रित कुछ है, लेकिन यह शब्द केवल ललित कला प्रिंट और कुछ अन्य ज़्यादातर पुराने मुद्रित सामग्री के प्रकारों के लिए उपयोग किया जाता है, आधुनिक वाणिज्यिक लिथोग्राफी द्वारा बनाए गए लोगों के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस है ये केवल फाइन आर्ट के आर्टिस्ट के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो हम वाणिज्यिक यानी कि जो कमर्शियल हम इसका यूज़ करते हैं, इसके लिए लिथोग्राफी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, केवल आर्टिस्ट के लिए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मूल रूप से जो लिथोग्राफी है, मुद्रित की जाने वाली छवि एक चिकनी और सपाट चूना पत्थर की प्लेट की सतह पर तेल, वसा या मोम जैसे चिकने पदार्थ से खींची गई थी। फिर पत्थर को कमज़ोर एसिड और गोंद यानी कि अरबी जो ईच होती है इसके मिश्रण से उपचारित किया गया। यानी कि सबसे पहले चूना पत्थर की प्लेट को सतह पर मोम या वैसलीन या वसा लेकर चिकना किया गया, फिर कमज़ोर एसिड में डालकर इसको अप्लाई किया गया प्रिंट के लिए, जिससे पत्थर की सतह के वे हिस्से जो ग्रीस द्वारा संरक्षित नहीं थे उन्हें अधिक हाइड्रोफिलिक पानी को आकर्षित करने वाला बना दिया गया। यानी कि एक पार्ट में तो हम ग्रीस लगा रहे हैं या मोम लगा रहे हैं, दूसरे पार्ट में जहाँ पर ग्रीस नहीं लग पा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोफिलिक यानी कि वो एरिया पानी को आकर्षित करेगा। छपाई के लिए पहले पत्थर को गीला किया जाता था। पानी केवल गौण उपचारित भागों से चिपकता है, जिससे वे और भी अधिक तेल प्रतिरोधी बन जाते हैं। फिर तेल आधारित स्याही लगाई जाती थी और यह केवल मूल चित्र पर ही चिपकी रहती थी। स्याही को अंततः एक खाली कागज़ की शीट में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे एक मुद्रित पृष्ठ तैयार होगा। इस पारंपरिक तकनीक का उपयोग अभी भी ललित कला प्रिंट मेकिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि इस विधि में बताया गया है कि जो हम उपचार करते हैं, यानी कि हम जो प्रिंट निकालते हैं छापा कला में लिथोग्राफी के लिए, तो इसमें जैसे इसमें बताया गया मोम लगाते हैं हम, तो जहाँ पर मोम लगा होगा या तेल लगा होगा तो वहाँ पर पानी आकर्षित होगा या वहीं पर रुक जाएगा, बाकी सतह से पानी हट जाएगा। तो जहाँ पर पानी रुकेगा और वहाँ पर स्याही भी लगी हुई है, मोम भी लगा हुआ है, तो वही एरिया जो है हमारे प्रिंट में आ जाता है, जो हम इसमें बात कर रहे हैं। अब ये जो चित्र है चार्ल्स मैरियन की कैसेटिफाइड एक लिथोग्राफी है, जिसमें ये एक लिथोग्राफी प्रिंट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पेंटिंग किस प्रकार से प्रिंट के द्वारा पत्थर के द्वारा बनाई गई है।
अब देख रहे हैं इसमें कि आधुनिक व्यावसायिक लिथोग्राफी में छवि को एक लचीली प्लास्टिक या धातु के प्लेट पर लगाए गए पैटर्न वाले बहुलक कोटिंग के रूप में स्थानांतरित या बनाया जाता है। इसको धातु के प्लेट पर बनाया जाता है या बहुलक कोटिंग के रूप में, यानी कि बार बार इसे कोट किया जाता है। प्रिंटिंग प्लेटें चोहे पत्थर की हों, यानी कि वो चाहे पत्थर की हों या धातु की, एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया द्वारा बनाई जा सकती हैं। एक ऐसी विधि जिसे फोटो लिथोग्राफी कहा जा सकता है। हालांकि यह शब्द आमतौर पर एक अस्पष्ट समान माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि इसके जो तकनीक है वो अलग है, जिसे हम फोटो लिथोग्राफी कहते हैं। इसमें फोटोग्राफिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब नेक्स्ट है इसमें लिथोग्राफी में ऑफसेट प्रिंटिंग या ऑफसेट लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का यह एक विस्तार है जिसमें स्याही को दोनों के सीधे संपर्क के बजाय रबर प्लेट या सिलेंडर के माध्यम से प्लेट से कागज़ में स्थानांतरित किया जाता है। यह तकनीक कागज़ को सूखा रखती है और उच्च गति पूर्णता स्वचालित संचालन की अनुमति देती है। यानी कि जो ऑफसेट प्रिंटिंग है उसमें तर एक समान होता है। स्याही लगाने से पूर्व हम सिलेंडर, जो हमारे रबर के सिलेंडर होते हैं, उनके द्वारा हम कागज़ को अपने प्रिंट स्थानांतरित कर देते हैं। कागज़, इस विधि में कागज़ सूखा रहता है, ठीक है। तो ऑफसेट में सूखा रहता है और लिथोग्राफी में हल्का सा नम पेपर लिया जाता है, गीला पेपर लिया जाता है। तो यहाँ पर सूखे पेपर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस माध्यम से उच्च मात्रा मुद्रण के लिए ज़्यादातर पारंपरिक लिथोग्राफी को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1960 के दशक के बाद से अधिकांश किताबें और पत्रिकाएं, खासकर जब रंग में सचित्र होती हैं, फोटोग्राफिक रूप से निर्मित धातु प्लेटों से ऑफसेट लिथोग्राफी के साथ मुद्रित की जाती है। यानी कि यहाँ पर किताबों के प्रिंट की बात की जा रही है। जब हम किताब प्रिंट करते हैं 1960 के दशक के बाद, तो ये सभी जो चित्र होते हैं वो फोटोग्राफिक विधि से ऑफसेट लिथोग्राफी के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। एक मुद्रण तकनीक के रूप में, यानी जो लिथोग्राफी है वो एक मुद्रण तकनीक के रूप में लिथोग्राफी इंटेग्रो प्रिंटिंग ग्रेव्योर से भिन्न है, जिसमें एक प्लेट को उत्कीर्ण किया जाता है, खोदा जाता है या मुद्रण स्याही को शामिल करने के लिए गुहाओं को स्कोर करने के लिए स्टिप किया जाता है, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या लेटर प्रेस प्रिंटिंग, जिसमें अक्षर या छवियों की उभरी हुई सतह पर स्याही लगाई जाती है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर छपते हैं तो उसमें जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहले चलता था, अब लेटर प्रेस प्रिंटिंग चल रही है। तो जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं इसी प्रकार से हमारे प्रिंट भी, जो हमारे आर्ट वर्क होते हैं वो भी छापे जाते हैं। अब देखते हैं लिथोग्राफी में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक लिथोग्राफी की सतह की आवश्यकता है, पेन और इंक की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मोम, वैक्स दी हुई है। तो ये सभी सामग्री की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। नेडल दी हुई है जिसके माध्यम से हम चित्र को बनाते हैं। अब है लिथोग्राफी का सिद्धांत, कि लिथोग्राफी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। लिथोग्राफी एक छवि बनाने के लिए सरल रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए किसी छवि का सकारात्मक भाग जल विकर्षक हाइड्रोफोबिक पदार्थ है, जबकि नकारात्मक छवि जल प्रतिरोधी हाइड्रोफिलिक होगी। यानी कि जब हम प्रिंट लेते हैं तो जो जल विकर्षक है, जो सकारात्मक भाग है उसका प्रिंट आएगा, और जो सकारात्मक भाग नहीं है, नकारात्मक भाग है, वो जल प्रतिरोधी होगा। इस प्रकार जब प्लेट को एक संगत मुद्रण स्याही और पानी के मिश्रण से परिचित कराया जाता है, तो स्याही सकारात्मक छवि का पालन करेगी और पानी नकारात्मक छवि को साफ कर देगा। यह एक फ्लैट प्रिंट प्लेट का प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो मुद्रण के पुराने भौतिक तरीकों, उदाहरण के लिए इंटेग्रो प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग की तुलना में अधिक लंबे और अधिक विस्तृत प्रिंट रन को सक्षम बनाता है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि इस प्लेट में हम जहाँ अन्य जो छापा विधियाँ हैं उसमें हम उत्कीर्ण करते हैं, यहाँ पर उत्कीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तेल और पानी के वैमनस्य से यहाँ पर प्रिंट लिया जाता है। जहाँ पर तेल
लगा होता है वहीं पर पानी चिपकता है, जहाँ पर ग्रीस लगी होती है तो वहीं पर पानी चिपकता है, वही सकारात्मक छवि वो प्रिंट पर आ जाती है। ठीक है। अब लिथोग्राफी का आविष्कार। लिथोग्राफी का आविष्कार 1796 में बावेरिया साम्राज्य में एलोइस सेनफेल्डर द्वारा किया गया था। लिथोग्राफी के शुरुआती दिनों में चूना पत्थर का एक चिकना टुकड़ा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए नाम इसका लिथोग्राफी लिथोस प्राचीन ग्रीक शब्द पत्थर के लिए किया गया है। तेल आधारित छवि को सतह पर रखने के बाद पानी में गोंद अरबी का घोल लगाया गया। गोंद केवल गैर तेली सतह पर चिपक गया। छपाई के दौरान पानी गोंद अरबी सतहों पर चिपक जाता था और तेलीय भागों पर उसे पीछे हटा दिया जाता था, जबकि छपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तेलीय स्याही इसके विपरीत काम करती थी। अब देखते हैं कि चूना पत्थर पर लिथोग्राफी कैसे की जाती थी। लिथोग्राफी तेल और पानी के पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण काम करती है। छवि को प्रिंट प्लेट की सतह पर वसा या तेल आधारित माध्यम हाइड्रोफोबिक जैसे मोम क्रेयॉन के साथ खींचा जाता है, जिसे चित्र को दृश्यमान बनाने के लिए रंगा जा सकता है। तेल आधारित मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, लेकिन पत्थर पर छवि का स्थायित्व उपयोग की जा रही सामग्री की लिपिड सामग्री और पानी और एसिड का सामना करने की क्षमता पर निर्भर करता है। छवि के चित्रण के बाद गोंद अरबी का एक जलीय घोल नाइट्रिक एसिड के साथ कमजोर रूप से अम्लीकृत पत्थर पर लगाया जाता है। इस घोल का कार्य कैल्शियम नाइट्रेट नमक की एक हाइड्रोफिलिक परत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी गैर छवि सतहों पर गोंद अरबी गोंद का घोल पत्थर के छिद्रों में प्रवेश करता है। मूल छवि को पूरी तरह से एक हाइड्रोफिलिक परत से घेर लेता है, जो मुद्रण स्याही को स्वीकार नहीं करता। लिथोग्राफिक टाइपिंग का उपयोग करते हुए प्रिंटर फिर किसी भी अतिरिक्त चिकना ड्राइंग सामग्री को हटा देता है, लेकिन इसकी एक हाइड्रोफोबिक आणविक फिल्म पत्थर की सतह पर कसकर बनी रहती है। गोंद अरबी और पानी को खारिज कर देता है, लेकिन तेली स्याही को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो हम लिथोग्राफी प्रिंट करते हैं उसमें जहाँ पर तेल या ग्रीस लगा होता है वहीं पर पानी चिपकता है, अन्य सतह से पानी हट जाता है। जहाँ पर पानी चिपकता है और जहाँ ग्रीस लगा होता है वही हमारी सकारात्मक छवि होती है, उसी का प्रिंट हम पेपर पर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि छपाई करते समय पत्थर को पानी से गीला रखा जाता है। पानी स्वाभाविक रूप से एसिड वॉश द्वारा बनाई गई गोंद और नमक की परत की ओर आकर्षित होता है। अलसी के तेल और रंग द्रव्य से भरे वार्निश जैसे सुखाने वाले तेलों पर आधारित मुद्रण स्याही को फिर सतह पर लपेटा जाता है। पानी चिपचिपी स्याही को दूर कर देता है, लेकिन मूल ड्राइंग सामग्री द्वारा छोड़े गए हाइड्रोफोबिक क्षेत्र इसे स्वीकार कर लेते हैं। जब हाइड्रोफोबिक छवि को स्याही से लोड किया जाता है तो पत्थर और कागज़ को एक प्रेस के माध्यम से चलाया जाता है, जो सतह पर समान दबाव लागू करती है और स्याही को कागज़ पर स्थानांतरित करके पत्थर से बाहर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर मशीन की बात की जा रही है, जो भारी भारी मशीनें होती हैं उसके द्वारा ये प्रिंट लिया जाता है। तो जब भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर कागज़ रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा नमदा रखते हैं, एक टुकड़ा नमदा रखते हैं जिससे कि हमारा पेपर कवर हो जाए और उसके ऊपर फिर भारी मशीन को चला जाता है। तो जहाँ पर स्याही लगी होती है वही प्रिंट पेपर पे आ जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि म्यूनिख के मानचित्र का जो लिथोग्राफी पत्थर और दर्पण छवि प्रिंट है यहाँ पर दिखाया गया है। ये म्यूनिख का मानचित्र है, ये पत्थर है और यही जो प्रिंट है वो उल्टा करके इस पेपर पे ले लिया गया है। ठीक है।
शेनेफेल्ड ने 19वीं सदी की शुरुआत में बहुरंगा लिथोग्राफी के साथ प्रयोग किया था, यानी कि पहले सिंगल कलर में चलती थी ब्लैक, उसके बाद इन्होंने बहुत से रंग इसमें प्रयोग करने शुरू कर दिए। अपनी 1819 की पुस्तक में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस प्रक्रिया को अंततः पूर्ण किया जाएगा और चित्रों को पुनः पेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 1837 में गॉडेफ्राय एंगलमैन, जो फ्रांस के हैं, इनके द्वारा विकसित एक नई प्रक्रिया द्वारा बहुरंगीन मुद्रण की शुरुआत की गई, जिसे हम क्रोमोलिथोग्राफी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक रंग के लिए एक अलग पत्थर का उपयोग किया गया था और प्रत्येक पत्थर के लिए एक प्रिंट अलग से प्रेस के माध्यम से भेजा गया था। मुख्य चुनौती छवियों को संखेरित रजिस्टर में रखना था। इस पद्धति ने खुद को सपाट रंग के बड़े क्षेत्रों से युक्त छवियों के लिए उधार दिया और इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के विशिष्ट पोस्टर डिजाइन तैयार हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिथोग्राफी या नरम पत्थर से छपाई ने लगभग 1852 के बाद अंग्रेजी वाणिज्यिक मानचित्रों के उत्पादन में उत्कीर्णन का स्थान ले लिया, यानी कि यहाँ पर जो पहले उत्कीर्णन के द्वारा मानचित्र छापे जाते थे वो अब लिथोग्राफी छापे जाने लगे। यह एक त्वरित सस्ती प्रक्रिया थी और इसका उपयोग प्रायद्वीपीय युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के मानचित्रों को मुद्रित करने के लिए किया गया था। अधिकांशतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के व्यावसायिक मानचित्र लिथोग्राफ युक्त और आकर्षक थे, यद्यपि पर्याप्त सटीक थे। यानी कि जो हमारी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1875 या 70 के आसपास, 70-75 का जो दशक था, उस समय व्यावसायिक मानचित्र लिथोग्राफ के द्वारा प्रिंट किए जाते थे। अब हम देखते हैं कि आधुनिक लिथोग्राफी प्रक्रिया क्या है। हाई वॉल्यूम लिथोग्राफी का उपयोग वर्तमान में पोस्टर, मानचित्र, किताबें, समाचार पत्र और पैकेजिंग के लिए किया जाता है। प्रिंट और ग्राफिक्स के साथ किसी भी चिकनी बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तु के बारे में इसका काम किया जाता है। अधिकांश पुस्तकें वास्तव में सभी प्रकार के उच्च मात्रा वाले पाठ अब ऑफसेट लिथोग्राफी का उपयोग करके मुद्रित किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑफसेट लिथोग्राफी के लिए जो फोटोग्राफी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। पत्थर की गोलियों के बजाय लचीली एल्यूमीनियम, पॉलिएस्टर, माइलर या पेपर प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटिंग प्लेटों की बनावट ब्रशयुक्त या खोदरी होती है और ये प्रकाश संवेदनशील इमल्शन से ढकी होती है। वांछित छवि का एक फोटोग्राफिक नेगेटिव इमल्शन के संपर्क में रखा जाता है और प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। इसके विकास के बाद इमल्शन नकारात्मक छवि का उल्टा दिखाता है, यानी जो इमल्शन हम प्रयोग करते हैं इस प्रिंट के लिए वो नकारात्मक छवि को दिखाता है, नकारात्मक छवि को उल्टा दिखाता है, जो प्रिंट में सकारात्मक छपती है। फ्लैट इमल्शन पर छवि CTP कंप्यूटर टू प्लेट डिवाइस में प्रत्यक्ष लेजर इमेजिंग के द्वारा भी बनाई जा सकती है, जिसे हम फ्लैट शटर के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सकारात्मक छवि वह इमल्शन है जो इमेजिंग के बाद बनी रहती है। इमल्शन के गैर छवि भागों को पारंपरिक रूप से एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया है। हालांकि हाल के दिनों में, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व में प्लेटें उपलब्ध हो गई जिन्हें इस तरह के प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस प्रकार के प्लेटें आ गई हैं जिनको संशोधन की या प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है। प्लेट को प्रिंटिंग प्रेस सिलेंडर से चिपका दिया जाता है। डंपिंग रोलर्स पानी लगाते हैं जो प्लेट के खाली हिस्सों को ढक देता है, लेकिन छवि क्षेत्र के इमल्शन द्वारा इसे हटा दिया जाता है। हाइड्रोफोबिक स्याही जो पानी से विकसित होती है और केवल छवि क्षेत्र के इमल्शन का पालन करती है, फिर स्याही रोलर द्वारा लागू की जाती है। यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि इस छवि को सीधे कागज़ पर स्थानांतरित किया जाता तो यह एक दर्पण प्रकार की छवि बनती और
कागज़ बहुत गीला हो जाता है। इसके बजाय प्लेट एक रबर कंबल से ढके सिलेंडर के खिलाफ लुढ़कती है, जो पानी को निचोड़ लेती है, स्याही उठाती है और समान दबाव के साथ कागज़ पर स्थानांतरित कर देती है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया था कि जो रोलर होते हैं वो उसके नीचे नमदा होता है। नमदा एक ऊनी कपड़ा सा होता है जो पेपर के नमी को सोख लेता है और ये एक समान दबाव लगाता है, जिससे कागज़ पर जो हमारा स्याही वो स्थानांतरित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कागज़, कंबल, सिलेंडर और काउंटर प्रेशर या इम्प्रेशन सिलेंडर के बीच से गुजरता है और छवि कागज़ पर स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि छवि को पहले स्थानांतरित किया जाता है या रबर कंबल सिलेंडर में ऑफसेट किया जाता है। इस पुनरुत्पादन विधि को ऑफसेट लिथोग्राफी या ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से कैसे इसे किया जाता है। जैसे कि हम पहले एक पेपर पे देख रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं कि इसको कैसे हम करना है। तो ब्रश से ये जो है, तो जो आदमी है वो ब्रश से डिज़ाइन बना रहा है जिसको प्रिंट किया जाना है। अब डिज़ाइन बनने के बाद इसको इंक लगाई जा रही है। इंक लगाने के बाद इसको अच्छे से घिसा जा रहा है, बराबर किया जा रहा है कि जहाँ से हमारे पानी और जो हमने बात की थी तेल की वो एक साथ लग जाए। अब इस प्रक्रिया को इंक लगाने के बाद अच्छे से घिसा जाता है। ये अकीक नामक पत्थर है या अन्य भी प्रकार के पत्थर आते हैं जिससे इसको घिसा जाता है, पत्थर को घिसा जाता है। अब पत्थर घिसने के बाद आप देख रहे हैं कि पेपर उल्टा करके एक छपाई मशीन है, यहाँ पर मशीन का चित्र भी दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये प्लेट अंदर जाती है और वापस मशीन के द्वारा चलाने पर वापस आ जाती है, जिससे ये प्रिंट छप जाता है। अब बिब्लियोथेका एलेक्जेंड्रिना में लिथोग्राफी मशीन, यानी कि विदेशों में किस प्रकार की मशीन है आप देख सकते हैं। ये म्यूनिख की लिथोग्राफी प्रेस है। देखिए किस प्रकार से ये मशीन, यहाँ से सिलेंडर लगे हुए हैं, ये इस प्रकार जाएगा और वापस प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रण प्रक्रियाओं और प्रयासों में कई नवाचार और तकनीकी परिशोधन किए गए हैं, जिसमें कई इकाइयों प्रत्येक में एक प्रिंटिंग प्लेट वाले प्रेस का विकास शामिल है, जो शीट के दोनों किनारों पर एक बार में बहुरंगीन छवियों को प्रिंट कर सकते हैं, और प्रेस जो कागज़ के निरंतर रोल जाल को समायोजित करते हैं उन्हें वेब प्रेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और नवीनता निरंतर नमी प्रणाली थी, जिसे पहली बार डेहलग्रेन द्वारा शुरू किया गया था। पुरानी विधि प्रारंभिक नमी के बजाय जो अभी भी पुराने प्रेस पर उपयोग की जाती है, पानी को अवशोषित करने के वाले मोलेटन कपड़े से ढके रोलर्स का उपयोग किया जाता है। इससे प्लेट में पानी के प्रवाह पर नियंत्रण बढ़ गया और स्याही और पानी का संतुलन बेहतर हो गया है, जिससे हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अब वर्तमान नमी प्रणालियों में एक डेल्टा प्रभाव या वैरियो शामिल है, जो प्लेट के संपर्क में आने वाले रोलर को धीमा कर देता है। इस प्रकार हिक्की के रूप में जाने जाने वाली अशुद्धियों को साफ करने के लिए स्याही छवियों पर एक व्यापक आंदोलन बनाता है। ठीक है, इस प्रेस को स्याही पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि स्याही को विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोलर्स की कई परतों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जैसे कि आपने अभी पिछले चित्र में देखा था। फास्ट लिथोग्राफिक वेब प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग आमतौर पर समाचार पत्र उत्पादन में किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेस्कटॉप प्रकाशन के आगमन से, यानी कि जो कंप्यूटर का युग आजकल आ गया है उसके प्रकाशन से, उसके आगमन से डेस्कटॉप या वाणिज्यिक प्रेस द्वारा अंततः मुद्रण के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पर प्रकार और छवियों को आसानी से संशोधित करना संभव बना दिया है। डिजिटल इमेज सेटर के विकास ने प्रिंट दुकानों को वास्तविक
पृष्ठ लेआउट की तस्वीर खींचने के मध्यवर्ती चरण को छोड़कर सीधे डिजिटल इनपुट से प्लेट मेकिंग के लिए नकारात्मक तैयार करने में सक्षम बना दिया। यानी कि पहले हम पेपर पे बनाते थे, फिर उसे ट्रांसफ़र करते थे धातु की प्लेट पर, फिर उसके बाद मशीन से हम प्रिंट लेते थे। किंतु आजकल कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाने के बाद हम प्रिंटर के माध्यम से पेपर पे प्रिंट ले लेते हो। ये प्रक्रिया आसान हो गई है। 20वीं सदी के अंत में डिजिटल प्लेट सेटर के विकास ने डिजिटल इनपुट से सीधे प्रिंटिंग प्लेटों को उजागर करके फिल्म नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, एक प्रक्रिया जिसे कंप्यूटर टू प्लेट प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। अब ये तो था हमारा कि इसका व्यवसाय हो रहा था, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, किंतु अब कलात्मक माध्यम के रूप में भी इसे प्रयोग किया गया है, जैसे हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है 1862 में प्रकाशक कैडार्ट ने विभिन्न कलाकारों के द्वारा लिथोग्राफ का एक पोर्टफोलियो शुरू करने की कोशिश की, जो सफल नहीं रहा, लेकिन इसमें मानेट के कई प्रिंट शामिल हैं। मानेट यूरोप के कलाकार हैं। पुनरुत्थान 1870 के दशक के दौरान शुरू हुआ, विशेष रूप से फ्रांस में ऑडिलोन रेडॉन, हेनरी फैटिन लाटोर और डेगास जैसे कलाकारों ने इस तकनीक से अपना अधिकांश काम तैयार किया। कीमत को बनाए रखने के लिए सख्ती से सीमित संस्करणों की आवश्यकता अब महसूस की गई और माध्यम अधिक स्वीकार्य हो गया था। यानी कि ये विधि बहुत आसान थी, जिसके कारण हम प्रिंट को कई बार में प्रिंट कर सकते हैं और कई संस्करण इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत फेमस हो गया था। 1890 के दशक में रंगीन लिथोग्राफी को कुछ हद तक जोस चैरेट के उद्भव से सफलता मिली, जिन्हें आधुनिक पोस्टर के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनके काम ने पोस्टर डिजाइनरों और चित्रकारों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया, विशेष रूप से टूलूज लॉट्रिक और पूर्व छात्र चैरेट के जॉर्जेस डी फ्यूर। 1900 तक रंग और मोनोटोन दोनों माध्यम प्रिंट मेकिंग का एक स्वीकृत हिस्सा बन गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 20वीं सदी के दौरान ब्राक, कार्लर, चैगाल, डफी, लेगर, मैटिस, मिरो और पिकासो, ये सभी विदेशों के जो कलाकार हैं, एक समूह ने मॉर्लेट स्टूडियोज़ की बदौलत लिथोग्राफी के बड़े पैमाने पर अविकसित कला को फिर से खोजा, जिसे पेरिस के प्रिंट शॉप एटेलियर मॉर्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1852 में मॉर्लेट परिवार द्वारा की गई थी। एटेलियर मॉर्लेट मूल रूप से वॉलपेपर की छपाई में विशेषज्ञता रखता था, लेकिन इसमें तब बदलाव आया जब संस्थापक के पोते फर्नांड मॉर्लेट ने ललित कला मुद्रण की जटिलताओं का पता लगाने के लिए 20वीं सदी के कई कलाकारों को आमंत्रित किया। यानी कि इन्होंने सोचा कि जो हमारी लिथोग्राफी में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे विदेशी कलाकारों को बुलाया। मॉर्लेट ने चित्रकारों को मूल कलाकृतियाँ बनाने के लिए सीधे लिथोग्राफिक पत्रों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें बाद में छोटे संस्करणों में मास्टर प्रिंटर के निर्देशन में निष्पादित किया जा सकता था। आधुनिक कलाकार और मास्टर प्रिंटर के संयोजन के परिणाम स्वरूप लिथोग्राफ का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग कलाकारों के काम को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर के रूप में किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांड वुड। ये सभी कलाकार हैं जॉर्ज वेलोज, अल्फोंस मुंचा, नैक्स कान, पाब्लो पिकासो, एलेनोर कोएन, जैस्पर डॉन्स, डेविड हॉकनी, सुसान डोरोथिया वाइट और रॉबर्ट रोसनबर्ग कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अधिकांश प्रिंट इस माध्यम में तैयार किए हैं। MC एस्टर को लिथोग्राफी का मास्टर माना जाता है और उनके कई प्रिंट इस प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए गए थे। अन्य प्रिंट मेकिंग तकनीकों के से अधिक लिथोग्राफी में प्रिंट मेकर अभी भी काफ़ी हद तक अच्छे प्रिंटर तक पहुंच पर निर्भर है। यानी कि जब तक अच्छा प्रिंटर होगा तभी ये अच्छे प्रिंट निकाल सकते हैं। और माध्यम का विकास इस बात से काफ़ी प्रभावित हुआ है कि कब इन्हें कहाँ और स्थापित किया जाएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिथोग्राफी के एक विशेष रूप में सेरेलिथ या सेरियोलिथोग्राफ प्रक्रिया का उपयोग कभी कभी किया जाता है। सेरेलिथ मिश्रित मीडिया मूल प्रिंट है जो एक प्रक्रिया में बना है जिसमें कलाकार लिथोग्राफ और सेरिग्राफ स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग करता है। इस प्रकार के ललित कला प्रिंट दुनिया भर में कई कलाकारों और प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के लिए पृथक्करण कलाकार द्वारा हाथ से बनाए गए हैं। सेरेलिथ तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से ललित कला सीमित प्रिंट संस्करण के लिए बनाया जाता है।